अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसी मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ दूसरों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जहाँ दूसरों का ख्याल रख रहे होंगे ना, वहीं इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जब किसी को नसीहत करें तो सिर्फ नसीहत ही करें। वो कहते हैं ना कि नसीहत कीजिए लेकिन शर्मिंदा नहीं कीजिए, क्योंकि मकसद किसी को दस्तक देना होता है, उसका दरवाज़ा तोड़ना नहीं होता। तो जब भी किसी को आप नसीहत करें तो कोशिश कर लिया करें कि वो तनकीद का लहजा ना हो और दूसरा शर्मिंदगी महसूस ना करे, और ऐसी नसीहत किया करें जिसका फ़ायदा दूसरों को हो या ना हो, लेकिन इसकी दिल आज़ारी तो ना होना। और कोशिश करें कि जिस चीज़ के हवाले से आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में इस तजुर्बे से गुज़र चुके हों। और अगर किसी चीज़ के मुतालिक नसीहत करने का आपका जहन हो तो आप ख़ुद भी ना करते हो, और अगर किसी चीज़ या काम के करने के बारे में नसीहत करें तो वो चीज़ आपके अपने मामूल का हिस्सा भी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर बुरी चीज़ से रोकने की नसीहत करें तो अगर आप किसी को बिलफर्ज सिगरेट पीने से मना करते हैं तो आपको ख़ुद भी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप ख़ुद ही सिगरेट पी रहे होंगे और किसी को नसीहत करेंगे कि जनाब सिगरेट आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो वो कैसे आपकी नसीहत को सही समझेगा, वो कैसे उस चीज़ के ऊपर तलकीन करेगा, उसके ऊपर इत्मीनान करेगा आपकी बात के ऊपर, क्योंकि आप ख़ुद वो अमल कर रहे हैं। आप ख़ुद तो सिगरेट पी रहे हैं लेकिन आप उसको तलकीन कर रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इसी तरह कहा जाता है कि शराब हराम है, आप ख़ुद भी कभी इसके करीब ना जाएं, तभी आप दूसरे को तलकीन कर सकते हैं। झूठ बोलना गुनाह है, लिहाजा ख़ुद भी इससे किनारा कशी करनी चाहिए। हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इस मूजी मर्ज़ का दर्स खुद को भी हमें देना चाहिए, और इसी तरह आपकी बात ज़्यादा पुरअसर होगी। तो इसलिए दूसरों को हम चाहते हैं कि दूसरे जो है ना वो अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल गुजारें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। कोई भी ऐसी चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए जिनसे उनको नुकसान हो, लेकिन किसी को वो चीज़ बताने से पहले आपको वो चीज़ खुद करनी चाहिए। इसी नोट पर हज़ूर पाक सल्लम के हवाले से एक वाक़या है कि एक औरत उनके पास आई और उन्हें कहा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरा बेटा चीनी बहुत ज़्यादा खाता है, मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसको तलकीन कीजिए कि मीठा उसके लिए कितना नुकसानदेह है या उसके दांतों के लिए कितना नुकसानदेह है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कल लेकर आइएगा। कल वो लेकर आई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बच्चे को बोला कि चीनी नहीं खानी आज के बाद तुमने, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह। उस बच्चे ने चीनी खाना बंद कर दी। तो वो औरत ने तजस्सुस में आके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये चीज़ तो आप कल भी बोल सकते थे, तो आज क्यों आपने बोली? तो उन्होंने कहा कि कल तक मैं खुद मीठा खा रहा था, इसलिए मैं उसको नहीं रोक सकता था उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए इससे हमें यही समझ और इससे हमें यही कह लें कि नसीहत मिलती है, यही तालीम मिलती है कि जो चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं ना, उसी चीज़ के बारे में आप किसी और को तलकीन कर सकते हैं, किसी और को नसीहत दे सकते हैं। तो यही चीज़ हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलती है कि जो वो चीज़ कर रहे होते थे, जिस चीज़ के ऊपर वो ख़ुद अमल करते थे, उसी चीज़ के को आगे वो बोलते भी थे या हुक्म देते थे या उसकी नसीहत करते थे। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अपनाने की ज़रूरत है। हम दूसरों को तो ये आराम से बोल देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन ख़ुद नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ख़ुद उस चीज़ को करके दिखाइए, फिर किसी और को बोलिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है, और अब आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट ना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत भी है। मीलों दूर बैठे किसी साथी या रिश्तेदार से रब्ता करना हो या पल भर में पैसों की लेन देन करनी हो, टेक्नोलॉजी ने ये सब बहुत आसान बना दिया हमारे लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते फ़वाइद से जहाँ इंसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहीं इसका बुरा इस्तेमाल करने वाले लोग भी मुआशरे में मौजूद हैं, जिन्होंने नित नए आलात और टेक्नोलॉजी से मुआशरे के आम लोगों को उनका जो जीना है वो दूभर कर दिया है।
चंद रोज़ पहले ही रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने खुदकुशी की और उनकी खुदकुशी की जब ख़बर सोशल मीडिया पर बल्कि हर तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। और मसूद नामी रावलपिंडी के इस शहरी की बीवी का कहना था कि उनके शौहर ने ये इंतहाई संगीन कदम लोन एप्लीकेशंस के ज़हनी दबाव की वजह से उठाया। और इस खबर के बाद FIA ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों में छापे मारे और बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और सिम्स को कब्ज़े में ले लिया गया। और ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है क्योंकि लोन ऐप्स यानी कि ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि फ़ौरी कर्ज़ा ऑफ़र करती हैं, आवाम को बड़ी ही सादगी से आसान कर्ज़ का झांसा देकर फंसा लेती हैं और बहुत ज़्यादा सूद की शक्ल में कर्ज़ वापस लिया जाता है और बाद में फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उनकी रसाई जो है उनके फ़ोन तक पहुंच जाती है। बहुत सी जब इसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो इस तरह की रिसर्च हमारे सामने आई है, इस तरह के इंकशाफात सामने आए हैं कि वो जो लोग होते हैं वो आपकी गैलरी तक भी उनकी रसाई हो जाती है, आपका जितना डाटा फ़ोन में मौजूद होता है उस तक भी उनकी रसाई हो जाती है। और बाद में जब आप उनको कर्ज़ा वापस नहीं करते हैं, वो पैसे वापस नहीं करते हैं, तो आपको वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम आपकी जो तस्वीरें हैं वो लीक आउट कर देंगे, या जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि आपने ये कर्ज़ा लिया हुआ है और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एप्लीकेशंस किस तरह ऑपरेट हो रही हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है और इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्या कवानीन हमारे इस हवाले से मौजूद हैं, इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी मौजूद हैं, साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैन, पहले भी हमने टेक्नोलॉजी पर बात की है कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह होता है या किस तरह ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये एक अनोखी चीज़ हमारे सामने आई है जिसके बाद बहुत से लोगों ने खुदकुशी की है कि हम लोग लोन वापस नहीं कर रहे हैं या हमें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा है। तो ये क्या है लोन एप्लीकेशंस और किस तरह ये लोगों को अपनी झांसे में ले रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। अच्छा। शुरू में हम ये देखते थे कि लोगों को सिर्फ हरासमेंट का सामना होता हाँ, ट्रू। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस हरासमेंट को इस नतीजे तक ले जाया गया कि जहाँ पे जाके हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे लोगों को ये जो डेफेमेशन थी वो अपने रिलेटिव्स के अंदर जो थी उनको बदनाम करने की कोशिश कर दी गई। उसके अलावा उनको उनके जो एक फ्रेंड सर्कल है उसमें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इसी तरीके से अगर हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे तो मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज़ जो विक्टिम्स के अभी तक सुने हैं, जो टीवी पे ही सुनने का इत्तेफाक हुआ, उसमें बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी उसको एक्सेस कर लिया गया। एग्जैक्टली, यही तो मसला है। अब एक्सेस करने के बाद उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ये बताया जा रहा है कि इस शख्स ने हमसे लोन लिया हुआ है। ओके। अब मैं और उसके बाद उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि अगर हमने जब हमने बीइंग लॉयर जो देखा कि अगर फ़र्ज़ किया कोई शख्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ जहाँ से एक्चुअली लोन लोग लेते हैं, अगर वहाँ से लोन कोई शख्स लेता भी है तो जो वो बैंक होता है वो उसके खिलाफ जब अगर कोई शख्स डिफॉल्ट कर जाता है तो रिकवरी सूट फाइल कर देता है। और अगर कोई उसकी अगर कल को कोर्ट से कोई लाइबिलिटी डिटरमिन हो जाती है तो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर दी जाती है। ठीक है। तो आम तौर पे अगर कोई शख्स लोन लेता है और लोन वापस करने में अगर डिफॉल्ट कर जाता है उसका एक कानूनी रास्ता होता है, मौजूद होता है कि आपने किस तरीके से जो है उस लोन की रिकवरी करनी। अब ये जो प्रोसीजर है जो कि सामने आ रहा है कि जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि उनसे जो पैसे जो उन्होंने लिए और जो वो वापस कर रहे हैं उसकी भी कोई अमाउंट जो है वो कोई डिटरमिन नहीं है, फिक्स नहीं है। उसके अलावा वो जो ये बता रहे हैं कि उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उनको कॉल्स आ रही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इसको अगर हम कानून की नज़र में देखें तो 2-3-4 बड़े रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर हमें नजर आते हैं, जहां पे ये बताया गया कि ये क्राइम है। इसकी तरफ जाने से पहले ना मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में या हमारे बाकी डाटा को किस तरह वो उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है ये? देखिए, अब होता ये है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन जो है वो आपसे इजाज़त मांगती है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितने इंटरव्यूज़ में मैंने अब तक सुना तो उसमें यही लोग बता रहे हैं कि जी हमसे इजाज़त मांगी गई
और वो एक्सेस जो था वो ऑटोमेटिकली जो था वो टुवर्ड्स उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट और उनकी गैलरी तक प्रोवाइड उनको कर दिया मतलब गया। ये एप्लीकेशन मांगती है जी एक्सेस बिल्कुल आपकी, ठीक अब है। इसमें गुजारिश ये है कि जो आज की, चूंकि ये भी शो भी एक अवेयरनेस का टॉपिक जी। है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, बल्कि आपके शो में काफ़ी दफ़ा आने का जब क्योंकि मौका मिला तो उसमें मैंने यही बात बार बार की कि साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीक़ेकार है, चाहे वो इस रिलेटेड कोई क्राइम है या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर ली है तो एटलीस्ट आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ लें एग्जैक्टली कि आपसे वो क्या मांग रही है और वो क्या करवाना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात जब आप कोई चीज डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पे रिव्यूज भी मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली उसको भी ज़रूर पढ़ लिया करें। इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं आजकल जो मामला चल रहे हैं, जो मसला आजकल चल रहा है कि लोन ऐप्स जिसमें बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं और कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। पहले कर्ज़ा दिया जाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि हमें कर्ज़ा वापस किया जाए, नहीं तो हम आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनमें जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनको फ़ोन करके बताएंगे और जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे मामलात हैं, किस तरह इसके हवाले से आवाज़ उठाई जा सकती है। जनाब, हुकूमती सतह पर इस हवाले से क्या इक़दामात उठाने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। कौन लोग इसके पीछे हैं, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ज़ैन हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ैन, जिस तरह मैं बात करी थी कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी पहुंच जाते हैं, आपके इवन दो के गैलरी तक आपके पहुंच जाते हैं और बाद में वो कहते हैं जी हम आपकी चीज़ें लीक कर देंगे, हम आपके कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह आप बताए थे कि हमें रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए जब हम ये डाउनलोड करें, बिकॉज बताया ये जा रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों ने इन ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसका मतलब कि जिन लोगों ने इन ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, एक तो रिव्यूज़ को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, सही। और उसके अलावा वंस अगर आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर भी लेते हैं, अगर वो एप्लीकेशन आपसे कोई रसाई मांग रही है, कोई आपके सामने कोई ऐसी कोई एक्सेप्टेंस मांग रही है जिसको आपको चाहिए कि आप उसको पहले पढ़ लें, लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई ऐसी एक्सेप्टेंस देने से पहले, एग्री करने से पहले आप उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। अच्छा। होता ये है कि आम तौर पे हम अगर ये 2 स्टेप्स को ही फॉलो कर जाएं, जिसमें हम एक चीज़ को वेरीफाई पहले कर लें कि जो चीज़ मैं करने लगा हूँ या करने लगी हूँ उसमें कोई इस किस्म का ख़तरा तो मौजूद नहीं है जिसमें कल को जाके आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में न्यूज़ वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप ऑनलाइन देखें, पहले उसको वेरीफाई कर लें। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता चलता हूँ कि मेरे पास मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पेज देखा जहाँ से उन्होंने शॉपिंग कर ली। अच्छा, ठीक है। और मैंने जब उस पेज को, जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे वो पेज दिखाया, तो मैंने सिर्फ जाके ये चेक किया कि उस पेज के ऊपर रिव्यूज़ क्या आ रहे थे। तो वहाँ पे मोस्टली लोगों ने ये लिखा हुआ था कि ये पेज जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो फेक है। तो सिर्फ अगर वो जाके उस रिव्यूज़ के पोर्शन को चेक कर लेते तो मेरा ख्याल था कि 90% उनका इशू रिजॉल्व हो सकता था। वो शायद हो सकता है कि ना 100% हो जाता, वो वहाँ से शॉपिंग ही ना करते। इसी तरीके से आप अगर किसी चीज़ को डाउनलोड भी कर लें, आप सबसे पहले ये देखें कि वो एक्सेस किस चीज़ का आपसे मांगा जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद फिर आप जो है वो फर्दर स्टेप्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर हम लोग डाउनलोड ना भी करें ना, लेकिन ये लोग इतने इश्तिहार देते हैं, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ट्विटर पर देख लें, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे इन्होंने इतनी मार्केटिंग की हुई है कि जो लोग परेशान होते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अच्छा हमें कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा या हमारे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हम किसी चीज़ में मसला फंस गए, तो वो कहीं ना कहीं उनको फिर वो जब सामने आती है और बार बार जब सामने आएगी तो उनका दिल ललचाएगा कि चले ठीक है, अगर वो कर्जा दे रहे हैं और आसानी से कर्जा हमें मिल रहा है, एक लोन ऐप जो हमने वो सिर्फ डाउनलोड करनी है और उसके बाद हमें वो पैसे दे देंगे, तो हम कर लेते हैं। इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि चूँकि मैं लॉ के स्टूडेंट से पहले मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ बिजनेस साइड, मैंने क्योंकि
हमने बिजनेस को भी पढ़ा, और उसमें मैंने एक जब हमारा मार्केटिंग का जो चैप्टर था उसमें हमने एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एक वन ऑफ द टेक्निक थी फॉर द सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। अच्छा। उसमें हमने ये पढ़ा कि बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की कीमत लगा दी जाती है 9, 9 एंड 9, हाँ। होती 1000 वो तो 1000 है। मार्केटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और जो कस्टमर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है। सही। आज क्योंकि ये एक डिजिटल दौर है, इसमें जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं टू अट्रैक्ट द यूज़र ऑन द सोशल मीडिया, लेकिन जो कस्टमर है वो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा विजिलेंट रहे। ओके। उसका ये काम है कि जहाँ पे किसी चीज़ को वो फिजिकली नहीं देख सकता, एक चीज़ जो है उसकी जो एक प्रेजेंस है वो ऑनलाइन मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे उसका ये ज़रूर काम है कि वो उन चीज़ों को वेरीफाई करे बिफोर गोइंग इनटू दैट। अब यही चीज़ है बेसिकली, देखें टेक्निक्स जो होंगी वो वक्त के साथ साथ मज़ीद जदीद आती जाएंगी, लेकिन जो आपके पास एबिलिटी है ना, दैट इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। दैट इज़ कि आप शुरू करने से पहले एक दफ़ा खुद उस चीज़ का जायज़ा लें, उस चीज़ को चेक करें, और फिर आप किसी भी शख्स के साथ, इवन आप ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा कि लोग अक्सर जो है वो स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत जल्दी जो है वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू हो जाती और इसी तरीके से जो आप ये देखते हैं कि अनोनिमस साइट्स के ऊपर लोग जाके शॉपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं चीज़ों का, वो समझते हैं कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक दिखाया जा रहा है। हाँ, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो तरीक़ेकार है मार्केटिंग का वो थोड़ा सा बदल चुका है। सही। उसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो ये है कि एक कस्टमर ने, एक शख्स ने, जिसने, जो कंज्यूमर है, जिसने वो चीज़ को इस्तेमाल करना है, वो खुद सेल्फ अवेयर रहे। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में तो ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि इन ऐप्स के बारे में बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ये लोन एप्लीकेशंस जो इस वक्त काम कर रही हैं, और इसलिए 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया है। तो इसका मतलब एक बहुत ह्यूज कम्युनिटी है जो इससे मुंसलिक हो चुकी है। तो इनको किस तरह रिपोर्ट किस तरह किया जा सकता है? मतलब अगर हम इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गूगल पे भी, गूगल का जो स्टोर है उस पर भी मौजूद है, एप्पल स्टोर पर भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो किस तरह इसको रिपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कानूनी नुक्ते को डिस्कस करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है वो ये कहता है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसकी गैलरी का एक्सेस जो है वो अनऑथराइज हासिल कर लिया गया, या उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को अनऑथराइजली एक्सेस कर लिया गया। अच्छा। तो ये सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को अगर आप देखेंगे 2016 में ये डिफाइन किया गया है कि अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ क्राइम। ओके। उसके बाद अगर कोई शख्स ये कहता है कि उस शख्स को कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने के बाद उस शख्स की मोबाइल फ़ोन की, उस शख्स के डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ रब्ता किया जा रहा है, उसको फैमिली में डिफेम किया जा रहा है, उसको स्टॉकिंग का सामने है और उसको हरासमेंट का सामने है, तो ये फिर आगे से 2 डिफरेंट ऑफेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे जो डेफेमेशन है, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सेक्शन 20 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 डील्स विद इट। इसी तरीके से जो साइबर स्टॉकिंग है, सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट इट। अच्छा। सो अगर आप पहले तो लॉ के अंदर इसको हमने देख लिया, सेक्शन 3, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट दीज ऑफेंसेस एंड क्राइम्स, जहाँ पे ये बड़ी डिटेल के साथ इनके बारे में बताया गया। अब रिपोर्ट, अगर जब भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जहां पे आपके खिलाफ, आपके साथ किसी शख्स ने आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश की है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहां पे किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वहां पे जुरिस्डिक्शन एज पर लॉ FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। ठीक है। और फौरी तौर पे कभी भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो तो उसको फौरी तौर पे तमाम प्रूफ्स के साथ जो आपके पास हैं, अगर आपको कोई हरासमेंट कर रहा है, आपको कोई मैसेज आ रहे हैं, उनके साथ आप उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। लेकिन इन ऐप्स को किस तरह रिपोर्ट किया जा सकता है? इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर किसी शख्स के साथ ऐसा हो रहा है, उसके पास जो है वो तमाम एविडेंसेस हैं जिनसे ये वो, यानी कि अगर फर्ज करें कि उसके कोई रिलेटिव्स को मैसेजेस जा रहे हैं, उसको डिफेम किया जा रहा है, उसको कॉल्स आ रही हैं, उसको थ्रेटन किया जा रहा है, तो ये सेम ही प्रोसीजर है। उसने इसी तरीके से जो है वो अपनी जो है वो चीज़ों को रिपोर्ट करना है। बस इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास चूँकि एक अवेयरनेस नहीं होती और वो ये समझ रहे होते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है शायद वो क्राइम नहीं है। इसमें ये बताता चलूँ कि जो मैंने बताया कि अगर कोई शख्स इस तरीके से आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई हासिल कर लेता है, आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, आपको थ्रेट्स आ रही हैं, तो ये क्राइम है।
और ये अवेयरनेस बेसिक लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक भी एक अवेयरनेस के हवाले से है कि ऐसे लोगों से जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, आपसे कोई ऐसी रकम का मुतालबा करने की कोशिश करती हैं जो कि आप समझते हैं कि ड्यू ही नहीं है आपके ऊपर, तो आपको उसी वक्त चाहिए कि आप रादर देन कि आप ब्लैकमेल होते जाएं, आप उनकी हरासमेंट बर्दाश्त करते जाएं, आप डेफेमेशन बर्दाश्त करते जाएं, आप फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करें। और इसमें उन्होंने एक नई मतलब टेक्निक इसमें इस तरह निकाली है कि वो आप जब डाउनलोड करते हैं वो ऐप, तो उसमें बताया जाता है कि आपको 10,000 लोन दिया जाएगा या 5,000 दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है। और जब आप लोन ले लेते हैं और उसके बाद जब आप वो वापस करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके ऊपर तो इंटरेस्ट रेट ही कितना बढ़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें आपने 5,000 ले लिया है, तो अब आपको वो आप वापस करेंगे तो आपको वो फ़ोन करके कहेंगे अभी तो आपका पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपको इंटरेस्ट रेट, मतलब बताया ये जा रहा है कि 40% इसका जो इंटरेस्ट रेट है इन खाली ऐप्स का, अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो वो इससे कम है और ये 40% ले रहे हैं। तो इनमें बैंक्स भी क्या मुलव्वस हो सकते हैं? बिकॉज बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ बैंक्स का भी है कि वहाँ से आपको लोन मिलेगा, ये इस तरह का कोई मामला है? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको जनरल प्रैक्टिस की बात करता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि बैंक उनकी वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है कि उनको लोन हो जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन में क्या होता है, मॉर्गेज डीड्स होती हैं। अच्छा। उनको देखा जाता है कि क्या इस शख्स के पास जो ये बैंक के पास सिक्योरिटी लेकर आए हैं, कोई प्रॉपर्टी, अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स है वो अपने घर बनाने के लिए लोन लेने गया है, तो वो क्या चीज़ है जो बैंक के पास मॉर्गेज रखवाएगा, मॉर्गेज में रख देगा। हाँ। उसके बाद क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो शख्स बैंक को लोन अदा करने में नाकाम हो जाता है, सही, तो उसके बाद क्या होगा कि उस शख्स के खिलाफ एक रिकवरी सूट फाइल हो जाएगा जी। और वो रिकवरी सूट जो है वो बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर जो है वो आएगा और उसके बाद कोर्ट्स डिटरमिन करेंगे लाइबिलिटी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसकी एग्जीक्यूशन आती है कि जो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या वो ऑक्शन होगी या जो एग्जीक्यूशन के बाकी प्रोसीजर्स हैं उनको देखा जाएगा। सही। अच्छा, अब कहीं पे भी ये जितनी डिस्कशन मैंने की, इसमें कहीं ऐसा नहीं कि किसी शख्स को हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, किसी को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है, किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो उनके पास, नॉट एट ऑल। मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रोसीजर्स होते हैं रिकवरी के, उसके अंदर कानून में एक पूरे का पूरा लॉ गिवन है और वो जो लॉ है दैट टॉक्स अबाउट टू पीपल। नंबर वन इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी डेफिनेशन उस लॉ में बताएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है। सेकंड इज द कस्टमर, कस्टमर कौन है जिसको लोन दिया जाता है। इसी तरीके से इस लॉ के अंदर जब ये कैटेगोरिकली चीज बता दी गई, डिफाइन कर दी गई और उसकी रिकवरी के मोड्स भी बता दिए गए, अब ये जो तमाम चीज़ें या जो एक्टिविटीज़ को आज डिस्कस किया जा रहा है जो लोगों के साथ हो रही हैं, तो ये इस नतीजे पे पहुंचना बहुत आसान है कि वो तमाम प्रोसीजर्स जिसमें हरासमेंट शामिल है, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन शामिल है, जिसमें ब्लैकमेलिंग शामिल है, वो तमाम प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं वो लोगों के साथ वो इलीगल हैं। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि यही अवेयरनेस है कि अगर किसी शख्स की, फर्ज करें मैं अदर देन दिस के इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते कि ये हम इस तरफ आ जाते हैं, अगर किसी शख्स ने किसी से कोई पैसे भी लेने हो, सही, तो उसमें ये होता है कि वो नॉर्मली जो उसके पास रस्ते हैं कानून के अंदर वो ऑप्ट किए जाते हैं, रिकवरी सूट्स फाइल हो जाते हैं। बाकी जो अगर कोई दूसरे, अगर उसके पास कोई चेक मौजूद है तो वो चेक के ऊपर उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू कर लेते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को हम एक साइड पे भी रखें, हमें इस चीज़ के अंदर ये देखना है कि यहाँ पे डेफेमेशन का एलिमेंट भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे हरासमेंट का एलिमेंट भी मौजूद है, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक शख्स जो है वो, उस शख्स को यही नहीं पता अभी तक कि मैंने जो अमाउंट एक्चुअल ली हुई है उसमें मैंने कितनी उसको अमाउंट जो है वो वापस करनी है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि यही एक अवेयरनेस है कि आप जब भी कभी किसी चीज़ को डाउनलोड करें, सबसे पहले कोशिश ये करें कि वो जो चीज़ आपने डाउनलोड की है वो चीज़ आगे चल के आपके लिए क्या वो फ़ायदेमंद साबित होगी या वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम शुरू में ही एक दफ़ा अगर पढ़ लें या किसी के साथ डिस्कस कर लें, बाज़ औक़ात ये होता है हम अपने दोस्तों से भी अच्छे ओपिनियंस ले लेते हैं कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो सेकंड ओपिनियन में हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को जो बताने की बात है वो ये है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करें उसमें पहली चीज़ ये अपनाएं कि आप एक वेरिफिकेशन, जिस तरह हम देखते हैं ना, हमें सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है कि ऑप्शन आती है, इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की तरफ जाएं तो कोशिश ये करें कि आप उसको भी वेरीफाई करना सीखें। और इस तरीके से होगा ये कि आप एक तो क्राइम से बच जाएंगे
और दूसरा ये होता है कि अगर कोई शख्स आपको लेट्स सपोज आपको कोई शख्स फंसाने की भी कोशिश कर रहा है, आपको कोई शख्स कोड भेज रहा है ऑनलाइन, कोई शख्स आपको कह रहा है कि आप इसको इस्तेमाल तो करें। अच्छा, आपको ये तो लोन एप्लीकेशन की बात करें ना, बहुत से लोग हैं ऐसे भी हैं, मतलब मैं जानती भी हूँ जिनको कॉल आती है कि जनाब हम आपके फलां लोग बात कर रहे हैं, हमें इतने पैसे चाहिए, और वो उनको चूना लगा के भाग जी बिल्कुल ऐसा है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा कि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी मुझे कॉल भी आई। अच्छा। और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि उनके बेटे के हवाले से कॉल आई है कि उनका जो बेटा है वो अरेस्ट हो चुका है। और मेरे वो दोस्त ने मुझे, वैसे ही उन्होंने मुझे कॉल की और वो बड़े परेशान थे और वो कह रहे थे कि वो मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने उनको फौरी तौर पे कहा कि आपका बेटा कहाँ गया है, पहले आपने ये पता किया। उन्होंने कहा जी वो तो इस टाइम स्कूल होता है। अच्छा। तो कोई मोबाइल नंबर भी ऐसा नहीं है कि मैं उनको फौरी तौर पे कॉल करके एक्सेस कर लूँ। ये है कि मैं स्कूल जाके चेक कर सकता हूँ या स्कूल कॉल करके पूछ सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप फौरी तौर पे स्कूल जाके पता कर लें। सही। तो वो मेरे दोस्त ने वहां जाके जब वेरीफाई किया तो उनको ये पता चला कि उनका जो बेटा है वो तो क्लासरूम में था। सही। जिसके बारे में उनको कॉल आई कि ये अरेस्ट हो चुका है, पैसों का तकाजा किया जा रहा था, और ये वेरीफाई हुआ कि वो जो कॉल थी वो फेक थी। अब ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आपके साथ होती है उसको पहले आप वेरीफाई करना सीखें, न्यूज़ को वेरीफाई करें। अगर आपको कोई शख्स कह रहा है कि जी मैं आपके रिलेटिव बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लोगों के साथ ऐसे क्राइम नहीं है जहाँ पे लोगों के साथ ये कहा जाता है कि मैं आपका रिलेटिव बात कर रहा हूँ और आपको और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और वो आप क्या करते हैं कि आप और करवा भी देते हैं। जी करवाने, पैसे भी भेज देते हैं वहाँ और पे। भेजने के बाद फिर वो अपने असल रिलेटिव को कॉल करते हैं, पता चलता है कि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब वो भेज देते हैं तो फिर वो अपने असल रिलेटिव से पूछते हैं कि आपको मैंने पैसे भेजे थे, मिल गए। तो और इसी तरीके से अगर आप देखें कि बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हम जिनको बहुत सालों से नहीं मिले होते, एक मैसेज आता है कि मैं इमरजेंसी में, मुझे पैसों की जरूरत है, और हम क्योंकि बहुत साल हो चुके होते हैं, नंबर भी पास नहीं होता, हम वेरीफाई भी नहीं कर पाते और हम इस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ना बेसिक अवेयरनेस की बात है। हम जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और हमने सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया होता है, हम सबको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के अंदर होते हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम जेन्युइनली चाह रहे होते हैं कि अगर ये शख्स को कोई मदद की ज़रूरत है, हम मदद कर दें। ये हमारा, चूंकि एक हम समझते हैं कि ये हमारा पुराना दोस्त है या कोई रिलेटिव है, हमें कर देनी चाहिए। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्चुअली उसको ज़रूरत, उसने मदद नहीं मांगी होती, कोई शख्स और होता है जिसने उसकी अकाउंट क्रिएट किया होता है, उसकी एक तस्वीर लगाई होती है, और बाद में जाके ये तो नई चीजें आ गई ना, जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जाए, जिद्दत आती जा रही है, तो नए आ जाते हैं फ्रॉड के केसेस भी और इस तरह के केसेस भी। मुझे याद है कि मतलब कोई अगर 10 साल पहले की बात कर ली जाए तो तब एक मैसेज आया करता था सबा का कि मुझे इतना लोड करा दे, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में, और इस तरह की भी पहले चीज़ें होती थी, मतलब लड़कियों के नाम से भी लोड लिए जाते थे और पैसे। अब वो जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व की है, तो और ज़्यादा नई किस्म के जो है वो फ्रॉड आते जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि FIA साइबर क्राइम विंग है एक हमारे पास यहाँ पे, वो किस तरह इसकी रोकथाम के हवाले से इकदाम उठा सकते हैं? बिल्कुल अगर हम देख रहे हैं जैन के हुकूमती सतह पर इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, मतलब इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, वो खुदकुशी कर चुके हैं, तो हुकूमती सतह पर किस हवाले से इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले ना इसकी बिगिनिंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पे गया हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, स्कूल्स में भी जाके रियलाइज़ हुई, कॉलेजेस में जाके रियलाइज़ हुई कि जो साइबर क्राइम की ऐसा जो अवेयरनेस है ना, वो हमें स्कूल से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है। जो एटलीस्ट क्लास 7, 8, 9, 10 में जो बच्चे जो कॉलेजेस की तरफ जाने लगे हैं, हाँ। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम होता क्या है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मोबाइल फ़ोन का एक्सेस आजकल हर बच्चे के पास है, यहाँ से इब्तदा करनी चाहिए, और अवेयरनेस के टॉपिक में ही फिर आप ये बता सकते हैं हाउ टू रिपोर्ट इट। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद है, सोशल मीडिया भी मौजूद है, और मैं समझता हूँ लाहौर न्यूज़ को एक क्रेडिट जाता है कि लाहौर न्यूज़ ने साइबर क्राइम के हवाले से इतने शोज़ किए जहाँ पे बेसिक ही टॉपिक हमेशा ये होता था, क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज थिंग्स, और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, और क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे, और साइबर क्राइम होता क्या है, तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के शोज़ जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सोशल मीडिया अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि अगर हम मैसिव लेवल पे देखें, हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि बिगिनिंग फ्रॉम द स्कूल,
हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, इसी तरह इवन जो लोग दफातर में काम करते हैं वहां पे ये बताना बड़ा जरूरी है वहां की मैनेजमेंट को कि अगर ये इस किस्म के अगर आपको कोई शख्स ट्रैप करने की कोशिश करे, कोई शख्स आपको मैसेज भेजने की कोशिश करे, कोई हरासमेंट करने की कोशिश करें, तो कौन से लॉज अवेलेबल हैं। और मैं ये समझता हूँ इस तरीके से ही जो है अवेयरनेस सोसाइटी में पैदा होगी। जब सोसाइटी में अवेयरनेस आ जाएगी फिर उनको ये भी पता होगा कि अगर उनके साथ ये जो क्राइम कमिट हुआ है, ये क्राइम उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है या उन्होंने साइबर क्राइम सर्कल FIA में रिपोर्ट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ पा रही होती कि ये क्राइम भी है या ये हमें रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें सिंपल सी एक मैं अक्सर बात कहता होता हूँ कि अगर आपके साथ सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हो रहा है या फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम हो रहा है जिसमें ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है या ऑनलाइन कोई एक्टिविटी के थ्रू आपसे क्राइम किया जा रहा है जहां पे इंटरनेट का यूजेज हो रहा है, तो ये याद रखना चाहिए जहां इंटरनेट इस्तेमाल हो जाता है वहां पे जो क्राइम होता है वो उसके थ्रू किया जाने वाला जो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम होता है। तो ये एक बेसिक अवेयरनेस है और यही मैं समझता हूं कि अगर हम एक स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दें तो एक मैसिव लेवल पे जो अवेयरनेस है वो लोगों के अंदर आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखे बहुत सी पब्लिक प्लेसेस पे ना फ्री इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद होती है, तो वहाँ पर भी बहुत से लोग जो अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई के साथ, तो क्या वहाँ पर कर लेना चाहिए? क्या वो वहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर होता है या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कभी भी जो इंटरनेट है वो हमेशा आप इस्तेमाल करें तो जो सेफ, जो आपके पास आपका अपना इंटरनेट है अगर आप उस इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास कोई जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ आप जैसे आप सिम इस्तेमाल करते हैं अगर, तो आप उसके साथ कोई इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन है। या अगर आपके पास कोई अपना जो डिवाइस है वो बेस्ट ऑफ तरीक़ेकार है, क्योंकि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो इसलिए बड़ा मैं उसको इम्पॉर्टेंट कहता होता हूँ कि आम तौर पे जो साइबर क्राइम होते हैं उनके अंदर जो एक बड़ी बुनियादी चीज़ है वो ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो अनोनिमस रहता है, उसको लोकेट किया जाता है IP एड्रेसेस से। और IP एड्रेसेस वो होते हैं जो कि उसके इंटरनेट के ऊपर उसको जारी किए गए होते हैं। जो लेट्स सपोज वो कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, वो कोई इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं से ट्रेस आउट होता है। तो लिहाजा इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बाज़ औक़ात कोई शख्स उनके पास आता है तो वो उसको अपने वाईफाई का जो है वो पासवर्ड भी दे देते हैं कि आप हमारा इंटरनेट इस्तेमाल कर लें। बाज़ औक़ात इस तरीके से भी लोग जो है उसको मिसयूज़ कर लेते हैं। और यही कोशिश करनी चाहिए कि जो अपने इंटरनेट है, आपके जो पासवर्ड्स हैं, आपके जो वाईफाई हैं, उनको आप सिक्योर्ड रखें। ये एक मैं समझता हूँ ये भी एक बुनियादी अवेयरनेस है जो लोगों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी बहुत मतलब अवेयरनेस वाली बात है और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचानी चाहिए कि किस तरह आपने खुद तो सिक्योर रहना ही रहना है, लेकिन बाकी लोग भी इस चीज़ से सिक्योर रहे। ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, ये जो साइबर क्राइम्स की जो रेशो है बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन जो फ्रॉड किए जा रहे हैं लोन एप्लीकेशंस के नाम पर, तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप किसी से मांगने पैसे, मतलब कर्जा लेने ही जाते हैं या अपने रिश्तेदारों से ही लेने जाते हैं पैसे, तो जब वो नहीं आपको पैसे देते हैं तो ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं जो कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, कुछ भी नहीं मांग रही, तो वो किस बिना पर आपको कर्जा दे रही हैं, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन लोगों में या इस तरह की चीज़ों में फंसने से बेहतर है कि जनाब आप आराम से बैठें और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें या किसी से काउंसलिंग करवा लिया करें, पूछ लिया करें कि ये ठीक है या नहीं है। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने किन्हें जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और बड़ों के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल उनका कितना होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के हवाले से, 4 से 6 महीने के बच्चे के हवाले से, इससे जो ऊपर के 6 साल तक जो बच्चे हैं जिनका नशोनुमा उस वक्त हो रही होती है, उस उम्र में हो रही होती है, उनकी ग्रोइंग एज होती है, उसमें उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उन्हें ज़रूरी देने चाहिए। डेली रूटीन में उनको किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए ताकि उनकी जो नशोनुमा है, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। दूसरा कि जब स्कूल्स शुरू हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब
जनाब लंच बॉक्सेस बच्चे नहीं लेके जाते हैं बिकॉज उसमें वैरायटी नहीं आती है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही जैसा लंच उन्हें दिया जाता है, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, रिवायती खाना नहीं खाते हैं। तो लंच बॉक्सेस में किस तरह की जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए, बिकॉज शुरू होने ही वाले हैं, जो स्कूल्स हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, तो लंच बॉक्सेस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि किस तरह बच्चों की नशोनुमा के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, कौन कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए इन एजेस में। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सना कमर क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये सारा प्रोसेस उनसे जानेंगे। सना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सना, सबसे पहले तो वीनिंग प्रोसेस से शुरू कर लेते हैं कि वीनिंग कब से हो जानी चाहिए, मतलब कौन सी एज हो या कितने मंथ का बेबी हो जब पे हमें उन्हें सॉलिड या वीनिंग प्रोसेस उनका शुरू हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो बात आ जाती है कि जब भी बच्चा मदर फीड से हम लेके आते हैं उसको, मदर फीड तो 2 इयर्स तक चलती है, लेकिन वीनिंग का प्रोसेस उसके साथ ही स्टार्ट कराते हैं। अच्छा। तो 4 to 6 मंथ से बच्चे को वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं, जिसमें बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ठोस ग़िज़ाएँ। अच्छा। उसमें कुछ माएँ क्या करती हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस क्या कराती हैं, बिस्किट इंट्रोड्यूस करा देती हैं, रस चाय में डिप करके, दूध में डिप करके, इस तरह से वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा देती हैं। तो बच्चों के वो जो डेवलपमेंट होती है ना टेस्ट बर्ड की, वो इसी तरह से हो रही होती है कि शायद यही चीज़ें हैं जो चीनी वाली चाय हो गई, रस हो गए, बिस्किट हो गए, क्योंकि माओं के लिए वो ईजी होता है कि वो बच्चा पकड़ के आसानी से खा सकता है, तो वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा देती हैं। अच्छी बात यह है कि आप बच्चे को उसकी कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को सारी वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं जो न्यूट्रिएंट डेंस हों। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आप कीमा भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अच्छा, 6 महीने के बच्चे 6 महीने के बच्चे को आप कीमा, बिल्कुल पका हुआ कीमा हो, सूजी की खीर हो, इस तरह की चीज़ें आप उनको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा। सिरेलैक एक तो हम बना हुआ लेते हैं, सिरेलैक बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है कि 6 महीने का बच्चा हुआ नहीं है और उसको सिरेलैक खिला तो दिया वो जाए। सिरेलैक आप घर में भी बना सकते हैं। आप बहुत सब्जी लें, थोड़ा सा कीमा लें, आप थोड़ा सा गंदम का दलिया लें, उसको ब्लेंड करें, अच्छे से पका के आप फिर बच्चे को चम्मच के साथ वो इंट्रोड्यूस कराएं। तो जब बच्चे के टेस्ट बर्ड सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें उसको खाने के लिए डेवलप हो जाएंगे, तो फिर फॉर द लॉन्गर रन वो उस चीज़ को लेकर चलेंगे। बच्चे फिर ये चीज़ें आदत उनकी बन जाती हैं और वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं। अगर हम चीनी वाली चीज़ें या इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करा देते हैं बच्चों को, प्रोसेस्ड फूड इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो वो फिर बच्चा वही चीज़ें आपसे मांगेगा। और कुछ माएँ तो ये करती हैं कि बॉटल मिल्क ही उनका बहुत देर तक चलता है और उसमें भी वो चीनी ऐड कर देती हैं। और फिर बच्चा आपको जब ये बॉटल मिल्क इतनी देर तक ले रहा होता है, 2-3 साल तक फीडर ही पी रहा होता है, तो वो फिर आपसे डिमांड करेगा बड़ा होके कि मुझे चीनी वाली चीज़ें जिसमें जूसेस आ सकते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ सकती हैं, वो इन चीज़ों की डिमांड करता है जो ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट डेवलप हुआ होता है ना कि हमने ज़्यादा मीठा खाना है, उसकी वजह से। अच्छा, ये जब 6 से या 1 साल का जब बच्चा होना शुरू हो जाता है और जब वो खाना शुरू कर देता है, तो उसको केला दिया जाता है, सॉलिड ग़िज़ा में ख़ास तौर पर केला ज़्यादा दिया जाता है, एप्पल दिया जाता है या मैश्ड पोटैटोज़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें भी देनी चाहिए हमें? बिल्कुल देनी चाहिए। फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। मैश पोटैटो के अंदर अगर हम चीज़ थोड़ा सा ऐड कर लें या कोई और वेजिटेबल मैश करके उसके अंदर ऐड कर लें, चिकन श्रेड करके उसके अंदर ऐड कर लें, तो वो भी खिलाया जा सकता है। इस तरह से वैरायटी ऑफ नेचुरल थिंग अगर आप बच्चों को देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली अगर हम उनको दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर जब बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में जाता है, जिसमें उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है, उसमें फिर हम उनको अच्छे फैट्स भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें बादाम आ जाते हैं। अच्छा। आप नट्स को भी लेकर चलते हैं, फ़िश इंट्रोड्यूस कराते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि हम प्रोटीन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं कि बच्चा खा नहीं पाता, तो उसकी ऐसी फॉर्म्स बनानी चाहिए जैसे फ़िश के कबाब बना दिए, फ़िश को वैसे बेक करके, लेकिन प्रोटीन में भी तो सिर्फ हम बच्चों को चिकन ही देते हैं, हम लोग फ़िश वगैरह या बाकी चीज़ों पे नहीं जाते हैं। और आपको पता है कि जो आयरन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आयरन अगर आपका अच्छा जो गुड सोर्स है वो बीफ है या फिर मटन है, मटन है, तो वो अगर आप कीमा बना के कबाब की फॉर्म में बच्चों को देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप स्पेगेटी अगर होल व्हीट की बना रहे हो, घर में नूडल्स बना रहे हो, आप कोई रैप बना रहे हो, उसके अंदर अगर आप ऐड कर लोगे कीमा और वेजिटेबल्स, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन रह जाती है। कुछ बातें बच्चे की सुन लें, कुछ अपनी उसमें ऐड कर लें, तो वो फिर दोनों साथ साथ। जैसे नूडल्स पसंद करता है तो मैं उस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे को प्रोसेस्ड है नूडल्स हैं इस तरह की, तो हम नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा प्रोवाइड करें,
बाकी आप उसके अंदर कीमा ऐड कर लें, वेजिटेबल्स ऐड कर लें, तो वो फिर आपका एक प्रॉपर मील बन जाता है। जो बच्चा खाए तो उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर उसी के अंदर हम फ़िश को भी ऐड कर सकते हैं, बेक फ़िश को भी, उसके कबाब भी बना के ऐड किया जा सकते हैं। फिर बच्चे को जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं, अच्छा, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये तो माओं को भी लेने चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी लेने चाहिए, बच्चों को भी लेने चाहिए। लेकिन वो कब, मतलब कौन सी एज से उन्हें देने 6 to 10 ईयर्स में जाके आप बच्चे को वो भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उनके ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा। के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आप बात करी थी कि लंच बॉक्सेस की, या इस तरह से बच्चे को क्या चीज़ लेके जानी चाहिए, क्या नहीं लेके जानी चाहिए। तो ये भी मैं कहूँगी कि माओं पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि माएँ अपनी ईज़ ना देखें, बच्चे की ईज़ को है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दें। बच्चे की ईज़ को इस तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए कि लंच बॉक्स आप इस तरह से प्रिपेयर करें कि बच्चा उसको पिक करने में ईजी हो। कोई भी चीज़ है, जैसे सैंडविच है, अगर वो खुल गया या कुछ भी उसमें से साइड से निकल रहा है सैंडविच के अंदर से, तो वो बच्चा नहीं खाएगा। और आप obviously, घर से लेके जा रहा है 7 o'clock पे लंच बॉक्स लेके जा रहा है, वहाँ 11 o'clock उसने ओपन किया तो वो सॉगी हो जाता है। तो उनकी रैप कुछ इस तरह से करना चाहिए कि बच्चे को वो फ्रेश लगे और इजी टू पिक हो। वो 15 मिनट की ब्रेक होती है, उसके अंदर वो उसको किस तरह से मैनेज करेगा। बिल्कुल। तो वो फिर आपको चाहिए कि सैंडविच पूरा प्रॉपर रैप हो, उसकी एक शेप हो, या फिर उसको आप फ्राई इस तरह से करें कि एग आप लगा के उसको फ्राई कर रहे हैं तो वो बच्चा उसको इजीली खा लेके जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट वैरायटी नहीं है लंच के। लंच बॉक्सेस में बच्चों को कुछ डिफरेंट दे के भेजे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या अंडा ब्रेड दे देते हैं, उसका सैंडविच बना दिया, या अगर ज़्यादा है तो पराठा दे दिया, या इस तरह की चीज़ें बना के दे दी। वैरायटी लेकर आनी चाहिए ताकि बच्चे, अब तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे नहीं लेके जाते लंच बॉक्सेस, वो कहते हैं बाकी चीज़ें हमें बाहर से ले दें, शॉप से ले दें, वो ज़्यादा ईजीली है हमारे लिए खाना, लंच बॉक्सेस नहीं लेकर। वो पेरेंट्स अपनी ईज़ भी देखते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस ही उन्होंने इस तरह से कराया होता है कि बच्चे वो चीज़ आसानी से भी लेते हैं और खुश होकर भी लेते हैं, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलो हम इनको, ठीक है, हमारा जो है ना वो जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हुई है, लेकिन लेटर जब आप बाद में देखते हैं बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसमें फिर बच्चा थका थका रहता है, उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। जैसे आप देखते हैं होमवर्क नहीं हो रहा, बच्चे थकावट का शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि उसकी डाइट अच्छी नहीं है। कुछ बच्चों को तो ये भी है, लंच के बाद वाला जो हाफ होता है स्कूल ब्रेक के बाद, अच्छा, उसमें ही वो लेजी फील करते हैं, बिकॉज उन्होंने शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी चीज़ें इतनी ले ली होती हैं कि उसमें लेजी फील करते हैं, वो अपना उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो इसमें अगर लंच बॉक्स की वैरायटी की बात की जाए तो स्टफ्ड पराठा एक अच्छी ऑप्शन है। आप ऑमलेट, स्टफ्ड पराठा जिसके अंदर कीमा ऐड करके आप पराठे को दे सकते हो बच्चे को। हमारे टाइम पे देख लें, हमारी माएँ हमें क्या देती थी, पराठा लंच बॉक्स में इस तरह से सब चीज़ें हम लेके जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को उसमें वैरायटी चाहिए, वैरायटी इन अ सेंस के अगर आप उसके साथ पराठा दे दिया, आप केचप दे दोगे तो बच्चा खुश हो जाएगा कि मैं उसके साथ खा रहा हूँ। आपने वो दे दिया। सैंडविच अगर अच्छा उसकी स्टफिंग हुई हुई है, जिसमें वेजिटेबल कुछ हैं और कुछ ऑमलेट आपने इस तरह से उसको स्टफ़ किया, चीज़ लगा दी इसके अंदर, वो भी लिया जा सकता है। नूडल्स अगर बच्चा स्कूल में खाना चाह रहा है तो नूडल्स के अंदर आपने वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करनी है, वेजिटेबल्स और कीमा ऐड कर दें। कबाब्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसमें सीख कबाब भी हो सकते हैं होममेड, और शामी कबाब भी हो सकते हैं, जो बच्चा घर होममेड बना के उसको दे दें, वो इजीली खा सकता है। फिर अगर ड्रिंक्स की बात कर लें तो जूसेस लेके जा रहे होते हैं बच्चे, डब्बा पैक जूसेस, बिल्कुल वही लेके जा रहे होते हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं मिल्क के साथ। डब्बे वाला ही मिल्क हो, लेकिन वो स्ट्रॉ वाला जो आजकल मिलता है वो ले सकते हैं। अच्छा, मतलब जो फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं। फ्लेवर्ड नहीं, फ्लेवर्ड में वेजिटेबल फैट ऐड किया होता है, जो आपको लो फैट मिल्क या होल मिल्क वैसे मिलता है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन बच्चे नहीं पीते हैं होल फैट मिल्क या ये वाला नहीं पीते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हमने पीना है तो फिर हमें फ्लेवर्ड मिल्क में लेकर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया होता। मैंने सबसे पहले बात यही की है कि जब माएँ बच्चों को स्टार्ट से वो चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगी तो बच्चा उसको पिक भी करेगा। फिर अगर फ्लेवर्ड की बात आ जाती है तो फिर आप मिल्क की ऑप्शन को स्किप करके उनको ORS दे सकते हैं। अच्छा, वैसे तो एक हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा पानी है, लेकिन ORS भी दिया जा सकता है और लेमनेड भी दिया जा सकता है। फ्रूट जूसेस का ये है कि फ्रूट जूसेस उस तरह से फ्रेश नहीं रहते, अगर हम उनको दें तो वो उतने
3 to 4 आवर्स में वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहते, इसलिए फिर फ्रूट जूसेस की ऑप्शन को वो कड़वा स्किप कर दिया जाता है। बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन रह जाती हैं इसमें लंच बॉक्सेस में। अगर आपने फ्रेशनेस को भी देखना है और बच्चे की उसको भी देखना है कि बच्चा इसको अच्छे से खा लेगा, तो फिर आप इस तरह से वो कर सकते हो, लेमनेड दे दो या फिर ORS दे दो। ORS में फ्लेवर होता है, तो बच्चा अगर उसको 1-2 बार अपने घर में इंट्रोड्यूस कराया तो वो उसको ईजिली पिक कर लेता है, ले लेता है। तो ये चीज़ें आप देखें कि बच्चे का लंच बॉक्स। फिर आ जाती है वेजिटेबल्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं उसमें आप, लेकिन वेजिटेबल बॉयल करके अगर देंगे तो वो बड़ी सीजनल सी होती हैं कि कैरेट का एक मौसम होता है, बाकी चीज़ों का एक मौसम होता है सब्जियों का, तो वो आप बहुत लिमिटेड सा मौसमी जो सब्ज़ी है उसको बॉयल करके स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें, उस फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन वो भी सॉगी हो जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक रहेगा उस मौसम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो भी ऐड, नट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। होल व्हीट बिस्किट्स, अगर कुछ बहुत आपको लग रहा है कि पूरे वीक में एक बार आप इस तरह की कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, तो होल व्हीट को इंट्रोड्यूस कराएं, या होममेड चीज़ें भी। बेकरी, अगर माएँ बहुत सारी माओं को शौक होता है वो घर में बेकिंग करती हैं, होल व्हीट की बेकिंग करके अगर वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगी बच्चे को, तो वो भी अच्छी चीज़ है। आप घर में बना होगा तो वो बच्चे की पसंद का भी होगा, लाइक केक भी हो सकता है, तो वो अगर होल उससे बना हुआ है, आटे से बना हुआ है, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। इस तरह की चीज़ें आप घर में प्रैक्टिस करें और फिर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं, तो वो चीज़ ठीक रह जाती है। शुगर इटसेल्फ इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में दी जाए तो वो अच्छी चीज़ है। अगर हम उनको हर चीज़ में शुगर ऐड करके दे रहे हैं तो फिर वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, ये तो हमने बताया है कि किस तरह घर में जो चीज़ें बना के दी जा सकती हैं, लेकिन बाहर से भी जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, आइटम्स होती हैं, फ्रोज़न आइटम्स जो यूज़ की जाती हैं, बच्चों को भी दिए जाते हैं। चिकन नगेट्स हो गए या इस तरह की चीज़ें, कबाब भी बाहर से लेके आए जाते हैं कि फ्राई किया और फ़ौरन से बच्चों को दे दिए। लंच में भी वही दिया जाता है। क्या इस तरह की प्रोसेस चीज़ें भी देनी चाहिए एज अ लंच? अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, उनमें उन्होंने बताया था कि जो हम प्रोसेस नगेट्स लेते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी इतना फैट होता है कि अगर हम इनको फ्राई करते हैं तो वो डबल क्वांटिटी में हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बच्चों की हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है। तो अगर वही नगेट्स हमने घर में बनाया, कीमे के साथ उनको ब्रेड की थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके बनाया, तो वो एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती है कंपैरेटिवली वो जो हम बाहर से लेते हैं। और कबाब्स पे तो बिल्कुल बाहर के रिलाय नहीं करना चाहिए, वो तो घर में अपनी ईज़ को ना देखें, बच्चे की डेवलपमेंट को देखें कि आपने बच्चे के लिए क्या करना है, अपनी ईज़ को इतना प्रेफरेंस ना दें। तो वो चीज़ है कि आप घर में भी ये चीज़ें बनाएं और बच्चे को दें, और प्रोसेस और बाहर की चीज़ों को एक तो उसमें फैट भी मौजूद होता है, दूसरा बताया जाता है कि उसमें जो सोडियम लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, वही मैं बात करी थी कि उसमें सोडियम लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, जो फिर बच्चे को हाइपर कर देता है। तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी सिर्फ इस वजह से होती है जब वो जंक फूड ज़्यादा ले रहा होता है या फिर शुगरी चीज़ें ज़्यादा ले रहा होता है। तो उन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो वो सही रह जाता है। अच्छा, दूसरा मतलब जब बच्चे टेबल फूड नहीं खा रहे होते हैं, जब खाना हमारे घर में बनता है नहीं खा रहे होते, बड़ा नखरे करते हैं हमारे घर के बच्चे, तो कहा जाता है कि अच्छा चले हमें फ्राइज़ बना दें या इस तरह की कोई भी जंक कोई फूड बना दे, वो इजीली खाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से किस तरह परहेज़ करवाई जा सकती है बच्चों को? डेली बेसिस पे नहीं दें, आप उनको घर की बनी हुई फ्राइज भी दे सकते हैं। आप बच्चे को बिल्कुल, क्योंकि आजकल बच्चे घर पे हैं सना और बहुत तंग करते हैं खाने पीने में, खास करके रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं उन पे कि ये चीज़ आपने नहीं खानी। ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो बच्चे के लिए एक अपीलिंग चीज़ बन जाएगी कि मैंने तो ये खानी तो इसलिए आप होममेड, आपको ऑयल का पता है कि आप अपने घर में कौन सा यूज़ कर रहे हो, अगर अच्छे ऑयल में फ्राई करके दे रहे हो तो वो एक अच्छी ऑप्शन है, वो बुरी ऑप्शन नहीं है। बट डेली बेसिस पे ना दें, और फिर देखें कि वैरायटी है। अगर आपने फ्राइज़ खाएं और शाम को आपने कीमे की कोई बनी हुई चीज़ दे दी है तो उसकी प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। आपने कोई वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं तो फिर उसका फाइबर कंटेंट भी पूरा हो जाता है। एक चीज़ पे अगर आप रिलाय करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज हो जाते हैं, बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर अगर आपने अपना एक प्रॉपर मेन्यू प्लान किया हुआ है तो फिर अकॉर्डिंगली बच्चा इजीली। लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो माएँ फ्राइज़ बना के देती हैं या पोटैटो खिला रही होती हैं, कभी मैश्ड पोटैटो कभी कुछ, तो क्या ये भी डेली देना चाहिए बच्चों को? डेली एक मील में क्वांटिटी को मेजर करते हुए देना चाहिए। ये नहीं है कि वो आपने इतने सारे फ्राइज बच्चे के आगे रख दिए और बच्चा उसको कंज्यूम करा और उसके अलावा फिर वो किसी चीज़ को
प्रेफरेंस ही नहीं दे रहा, ना उसे अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसने तो वो खा लिया, उस फुलफिलिंग इफेक्ट हो गया, अब वो बच्चा उस चीज़ को उस तरह से नहीं लेगा। तो अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में बच्चे को भी सही कर दिया, आपने खुश कर दिया और थोड़ी क्वांटिटी में दे दिया, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी चीज़ें भी उनको दे देनी चाहिए। हाँ, देनी क्वांटिटी आप पूरा एक मेन्यू बना लेना कि इतनी इतनी क्वांटिटी और साथ में अगर आपने सैंडविच दे दिया तो उससे प्रोटीन मिल गई, साथ में उसने थोड़े से फ्राइज खा लिए, तो वो बैलेंस हो जाता है। बिकॉज बच्चे हमारी तरह नहीं होते, हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो खेलते हैं, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वो फिर बच्चों के लिए तो मील प्लानिंग भी इस तरह से होनी चाहिए कि आफ्टर एवरी 3 आवर्स बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। अच्छा। बड़ों के लिए तो हम कहते हैं ना कि गैप भी हो जाए 6 आवर्स का तो चल जाता है, बच्चों को आफ्टर एवरी 3 आवर आपको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और उसमें भी जो अच्छी ऑप्शंस हैं वो फिर चलें, अगर आपने दूध दे लिया है बच्चे को 11 o'clock, तो फिर आप शाम के टाइम पे 4 बजे अगर बच्चा डिमांड कर रहा है फ्राइज़ की, तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन मिल्क इनटेक, उनका प्रोटीन इनटेक और जो हमारे गुड फैट्स हैं ये लाजमी होने चाहिए। मिल्क 2 से 3 कप उनके डेली बेसिस पे लाजमी होने चाहिए। वो आप किसी फल के साथ भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बच्चा अब सॉलिड्स की तरफ चला गया है या खाना खाना शुरू कर दिए, तो उसको जो मिल्क इनटेक है वो इतना नहीं फिर करवाया जाता है, दूध से फिर थोड़ा कम कर दिया जाता है, दूध कम कर दिया जाता है बल्कि। तो क्या ये मिल्क कितनी डेली रूटीन में उन्हें मिल्क की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? 2 एक्सट्रीम होती है मुनीबा, एक तो बिल्कुल छोड़ देते हैं और एक ये है कि रखते ही उसको मिल्क फीड पे हैं। एक बिल्कुल दूध दे रही होती है माएँ बच्चों को, 3-3 साल 4-4 साल तक बच्चे फीडर ही ले रहे होते हैं, और एक एक्सट्रीम ये होती है कि बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इससे ये है कि आप बच्चे को 2 to 3 कप इंट्रोड्यूस कराएं। 2 आप उसमें दे लें 11 o'clock आफ्टर ब्रेकफास्ट आप एक उसको दें, और एक रात के 10 बजे तक सोने से पहले आप उसको दूध का कप, फीडर नहीं कप में उसको इंट्रोड्यूस कराएं। 1 साल के बाद आप कोशिश करें कि बॉटल मिल्क को बच्चा अवॉइड करके उस कप्स की फॉर्म में मिल्क को कंज्यूम करे, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, फ्रूट्स का कितना एक ज़रूरी है ये हमारी डाइट के अंदर, और बच्चों की खास करके डाइट के अंदर, और आजकल जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसमें कौन कौन से फ्रूट्स उन्हें खाने चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? फ्रूट्स में अच्छे हमारे विटामिन मिलते हैं हमें, और उसके अलावा अच्छा एक विटामिन सी का कंटेंट होता है। बच्चों की जो है आयरन एब्जॉर्प्शन उसके लिए भी अच्छा समझा जाता है। तो फ्रूट्स सारे ही बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने चाहिए और सारे ही बच्चे को देने चाहिए। आजकल जैसे मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और मैंगो आप बच्चों को दे सकते हैं। उसमें एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, सारे जो है फ्रूट्स वो फ्रूट्स खाने चाहिए। जी बिल्कुल, सीजनल फ्रूट्स तो सारे ही खाने चाहिए, ऐसा कोई नहीं। बच्चे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। बड़ों के लिए हम इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन बच्चों को सब फ्रूट्स देने चाहिए और उनको हर चीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं वो ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा, जो देसी ख़वातीन होती हैं, अब उनका ये होता है कि जनाब जी बच्चों को दूध के अंदर मलाई डाल के देनी है या देसी ग़िज़ा खिलानी है। अगर पराठा सुबह दे रहे हैं बच्चों को नाश्ते में, तो ऊपर देसी घी का पराठा वो होना चाहिए। हर चीज़ में देसी घी डाल के दिया जाता है कि बच्चा ज़रा भरपूर और ताज़ा दम और सारा कुछ होगा, उसकी जो वो नशोनुमा है अच्छी होगी। तो क्या इसका भी यूज़ करना चाहिए और कितना करना चाहिए हमें? देसी घी की अगर बात की जाए तो अगर बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो एक क्वांटिटी के अंदर आप दे सकते हैं, बटर या फिर देसी घी की फॉर्म में पराठा पे 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो वो जो आप बात कर रही हैं कि बलाई भी दे दी, फिर उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी उनको कर दी, एडअप कर दी, तो वो फिर एक अच्छा नहीं समझा जाता। ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें प्रेजेंट हैं, आप कैनोलिव जैसे कैनोला ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इनके अंदर अगर आप बना के देते हो तो वो अच्छी ऑप्शन है, कंपैरेटिवली आप घी की तरफ जाते हो। अच्छा, लेकिन माओ का तो ये होता है ना कि हम देसी घी खिलाएं, बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनकी अच्छी ग्रोथ होगी और मेंटली भी वो एक्टिव रहेंगे और फिजिकली भी वो एक्टिव रहेंगे। वो फिर अकेला फैट ये वाला नहीं, आपको मैंने जैसे पहले बात किया है कि आप बादाम दे सकते हो, नट से आपको अच्छे फैट्स मिल रहे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे होते हैं, फ़िश में बहुत अच्छे फैट्स होते हैं, और फ़िश ऑयल के जैसे मैंने कैप्सूल्स की बात की तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसको DHA बोलते हैं, वो अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं ये फ़िश कैप्सूल्स, तो वो भी अच्छी ऑप्शन है। तो ये चीज़ें एडअप करें, ना कि वो आप फ्राई आइटम, वो फिर हैवी हो जाता है बच्चे के लिए, बच्चा लेथार्जी फील करता है। अच्छा। वो उस तरह से अपने आप को एक्टिव फील नहीं करता। तो जितना आप लाइट रखेंगे मील को, उतना बच्चा अपने आप को एक्टिव ज़्यादा फील करेगा। फुलफिलिंग चीज़ें ना दें, और दूध में बलाई तो
अकेला दूध दे दें, भलाई वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा है कि अगर बच्चे की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है तो फिर वो बस उसी को यूटिलाइज कर सकता है, बाकी चीज़ें फिर वो जो पूरे दिन का प्रोटीन इनटेक और वो सारी चीज़ें वो फिर कहीं पीछे ही रह जाती हैं, ये एक बहुत हैवी बन जाती है वो चीज़ आपके लिए। अच्छा, दूसरा लास्ट पे फ़ौरन से इसका जवाब लेना चाहूँगी, दही का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उनकी गट हेल्थ के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए दही डेली बेसिस पे उनको इस्तेमाल कराना चाहिए विदाउट शुगर। कोई भी उसके अंदर ऐसा फ्लेवर ऐड कर, फ्रूट्स ऐड करके, बनाना दही के अंदर ऐड करके, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करके बच्चे को खिलाएं तो वो अच्छी ऑप्शन समझी जाती है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गट बैक्टीरिया उसको भी। सही, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों की डाइटरी हैबिट्स ठीक करके और उनको बेहतर, उनकी जो ग्रोइंग एज होती है उसमें उनको बेहतर डाइट दे सकते हैं। हमारे साथ सना कमर, क्लिनिकल डाइटिशियन, हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज बच्चों के लिए एक खुशी का दिन भी है और आज वर्ल्ड हग योर किड्स डे मनाया जा रहा है। तो आज हमने इस हवाले से बात करनी है और ग्लोबली देखा जाए तो हग योर किड्स डे एक ऐसा दिन है कि जनाब जिससे आप अपने बाजुओं को खोलकर अपने बच्चों को सीने से लगा सकते हैं। और इस दिन का मकसद बड़ा ही आसान है कि अपने बच्चों को 1 या 2 मरतबा गले से लगाएं ताकि वो ये जान लें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और इस प्यार का फ़ायदा ये होगा कि आपका और आपके बच्चों के जो दरमियान जो प्यार है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे वो अपने साथ होने वाले जो मसाइल हैं उससे आपको आगाह करेंगे। उनका डर, उनका खौफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की अच्छी तरबियत, बच्चों को प्यार देना, मामलात से आगाही वालिदैन की ही ज़िम्मेदारी होती है और जो आप सिखाएंगे वो जल्दी सीख भी जाएंगे। हम जिस माशरे में रहते हैं ना वहाँ बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बच्चों की किरदार साजी में वालिदैन की तरबियत और उन्हें मुहैया किए जाने वाला जो माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। और साहिब औलाद होने की ख्वाहिश तो हर वालिदैन करते हैं, लेकिन बच्चों की किरदार साजी के सिलसिले में हम अपना मुस्बत किरदार अदा करना कहीं भूल जाते हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बच्चे का जहन कोरे कागज़ की मानंद होता है और बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है वो इसी माहौल का असर भी कबूल करता है। वालिदैन जैसा माहौल बच्चे को देते हैं वो इसी माहौल के मुस्बत या मनफी असरात अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर समो लेता है, जो इसकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो बच्चों को घर में अच्छा दोस्ताना माहौल मुहैया करें ताकि आपके बच्चे बुरी सोहबत से और बुराई से दूर रह सकें। और बच्चों की बेहतर तरबियत से ही बाएतमाद ख़ानदान, बेहतरीन मुआशरा नशोनुमा भी पाता है। तो हमारी तरबियत के तरीक़ेकार में क्या कोताहियाँ मौजूद हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, और आज के दिन के मुनासबत से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब कहाँ पर हम जो है लैक कर रहे होते हैं। ये जो जनरेशन गैप आ जाता है जिसके बारे में आजकल की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जनाब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई जिसकी वजह से गैप आ गया पेरेंट्स में, बच्चों में, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ दुरे समीन मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच हैं और ट्रेनर भी हैं। उनसे बात करते हैं। दुरे समीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। दुरे समीन, आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है मेरे ख्याल से, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से और वालिदैन के हवाले से भी, कि जो प्यार और मोहब्बत का इजहार बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। उन्हें एक टाइट हग दें ताकि उन्हें पता चले कि हमें आपसे कितना प्यार है। वालिदैन को वैसे भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन कहीं ना एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर पाते हैं अपने प्यार को, अपने लव को, कि हमें अपने बच्चों से कितना प्यार है। तो आज का दिन मनाने का सही तरीका क्या है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें, बात को शुरू करते हैं यहाँ से कि हम लोगों के पास इतना टाइम रहा नहीं है आजकल। हर कोई जॉब्स में या अपने घर के कामों में जैसे भी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो किसी फिज़िकल इंटरेक्शन के साथ जो है उनके साथ प्यार का इजहार कर सकें। तो उसके लिए यही है कि आप सुबह सुबह उठें और अपने बच्चे को एक ज़ोर से हक दें ताकि उसको पता हो कि आप उससे कितना प्यार करते हैं
और वो आपके और आपके बच्चे के बीच में एक ट्रस्ट का जो लेवल है वो डेवलप होगा उससे, क्योंकि आपका जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो एक्चुअली आपके बच्चे को एक ट्रस्ट का, एक सेफ्टी का, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। और जब बच्चे को ये पता है कि मैं सिक्योर हूँ घर में और या अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपके साथ ज़्यादा सेफ फील करता है, आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, और वो बाहर जो फिर कनेक्शंस हैं वो कम बनाता है। एग्जैक्टली। और लेकिन आजकल यंगस्टर्स की तरफ से या जो आज की जनरेशन की अगर बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से कहा जाता है जी हमारा दौर और है, हमारे पेरेंट्स का दौर और था, तो हमारा एक गैप आता जा रहा है। तो वो क्यों है गैप, क्या वजह है, क्या लगती है आपको? देखिए, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारा टाइम और था और उनका टाइम और है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज़ समझने वाली है वो पेरेंट्स के लिए समझने वाली है कि उनको ये इस गैप को ख़त्म कैसे करना है या ओवरकम कैसे करना है। इसके लिए पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वो उनके साथ ओपनली बात करेंगे, उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करेंगे, उतना ही उनके और उनके बच्चों के दरमियान में गैप कम होता जाएगा। अब वो इस ट्रस्ट को डेवलप कैसे करेंगे, बात यहाँ पर आती है। तो देखें, आप अपने बच्चे से, आप उसकी लाइफ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ही आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इन्वॉल्व कैसे करें, अपने आप को कर सकते हैं आप। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और हम उन्हीं के अंदर इनग्रॉस्ड हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। तो शाम में 1 घंटा जब आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम में आप बच्चे के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करें, ताकि आपका बच्चा भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करे और वो आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करे। एग्जैक्टली है कि इस गैप को किस तरह कम किया जा सकता है, जिसको जनरेशन गैप कहा जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी दुरुज़मीन से बात करेंगे। अभी हमें प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हग योर किड्स डे, कि मतलब अपने बच्चों को हग करें, एक जो है उनको एहसास दिलाएं कि हम कितना आपसे प्यार करते हैं। तो गले लगाना, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को, या थपकी देना कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चों की तरबियत जो है ये कोई सेरिमोनियल काम नहीं है कि जी आज वर्ल्ड्स हग डे है तो आज आपने 6 दफा बच्चों को हग करना है और उसके बाद आपने फेसबुक पे वो तस्वीर लगा देनी है। जब अल्लाह ताला आपको औलाद देता है ना, तो आपकी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी आपके बच्चे होते हैं। उसके बाद आपके जितने काम है वो सारे जिमनी काम है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं जिस एज में हूं ना, फॉर एग्जाम्पल, मेरी कामयाबी दुनियावी तौर पर और आखिरत के तौर पर भी वो इस यार्ड स्टिक से नहीं मैयर की जाएगी कि मैंने क्या अचीव किया है, वो इस यार्ड स्टिक से मैयर की जाएगी कि मेरे बच्चों ने क्या अचीव किया और मैं कितने बेहतर इंसान इस दुनिया में देके जा रहा हूँ। तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरह के दिन मनाने चाहिए, उससे रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों की तरबियत एक फुल टाइम, होल टाइम रेजिडेंशियल काम है। और ये जैसे वो हमारी ये बिटिया बता रही थी कि हमें उनको फिजिकली टाइम देना चाहिए, तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने इंसानी शऊर में इजाफा करने वाले अपने से बेहतर नस्ल इस दुनिया में दे के जानी है, तो जिसके बच्चे हों वो उसको अपनी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता ना। हमारे यहाँ पे ये ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने दुरुज़मीन से ये बात की थी कि जनरेशन गैप का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। वालिदैन अपनी जॉब्स में, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं, और बाद में ये कहा जाता है बच्चों की तरफ से, गिला ये आता है कि जनाब जनरेशन गैप है, वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारा दौर और है, हमारे पेरेंट्स का दौर और था, तो वो हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये कम किया जा सकता है और किस तरह कम किया जा सकता है? देखो बेटा, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर कोई शख्स ये कहता है ना, देखें जी वालिदैन अपनी जगह पे मसरूफ होते हैं, बच्चे अपनी जगह पर मसरूफ होते हैं, इसलिए टाइम नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे लोग मेहरबानी करके बच्चे ना पैदा करें। वो मेहरबानी करके अपने काम में मसरूफ रहें, अपने कैरियर में मसरूफ रहें। और मैंने ये बात कई दफा अर्ज की है कि इंसानों की नस्ल जो है वो तितलियों की नापैद नस्ल नहीं है कि अगर और इंसान पैदा न हुए तो कुर्राए अर्ज से इंसान खत्म हो जाएंगे जी। जिसकी औलाद हो जाती है उसका काम अब नंबर 1 प्रायोरिटी बच्चों की तरबियत है। और जहां तक ये जनरेशन गैप का ताल्लुक है, जनरेशन गैप एक जमाने में होता था 40 साल का,
कि अगर जो 40 साल के बाद जो बच्चा आपके है, आजकल के जमाने में मीडिया और इंटरनेशनल ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्सपोजर हो गया है, इसकी वजह से हर 4 साल बाद दुनिया में इतनी तब्दीली आ जाती है कि आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपके घर में आप रहते हैं, आपके वालिद रहते हैं, आपका एक 10 साल का बेटा रहता है और एक 5 साल का बेटा रहता है, तो आपके घर में 4 नस्लें रहती हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये बनता है कि अब और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम से कम 10 साल की उम्र तक आप अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम डिवोट करें टाइम। और खास तौर पर जैसे मैं ये बात तीसरी दफा दोहरा रहा हूं कि जिसके घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उन्होंने इस वाइटल टाइम के अंदर उन बच्चों की तरबियत के लिए ड्यू टाइम ना निकाला, जिसका मतलब जैसे बिटिया बता रही थी कि फिजिकल इंटरेक्शन उनके साथ करना, नेचर के साथ उनको अटैच करना, उनको सोशल सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने साथ लेकर जाना और उनके साथ बैठकर उनका वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, ये सब चीजें 10 साल की उम्र तक बहुत जरूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। आज जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि आज से 35 साल पहले जो लोग माओं की गोद में थे, उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, और वो अब जब पाकिस्तान के तमाम अफेयर्स को संभाल रहे हैं तो वो उनका असर उसमें आ रहा है। ऐसी अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, क्या हम वेस्ट के तर्ज ज़िंदगी पर चलते जा रहे हैं? बिकॉज हमने ये भी अडॉप्ट कर लिया है कि वहाँ पर अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल डाल दिया जाता है, अच्छे स्कूल डाल देना, अच्छे कपड़े, अच्छी जो डाइट उन्हें दे देना। तो हमारे यहाँ पे लगता है कि शायद यही अच्छी तरबियत है, या इसी तरह बच्चे की नशोनुमा हो सकती है। देखिए, हमें वेस्ट के बारे में ना बड़ी गलत फहमियां भी हैं बहुत ज्यादा। वेस्ट में ऐसा नहीं होता। देखिए, इक्का दुक्का हरकत होते हैं, वो लोग एज अ पेरेंट अपने बच्चों पर बहुत तवज्जो देते हैं। और मेरा ये जाती तजुर्बा है, मैं वहां जाता रहता हूं, और जो वहां के वेस्टर्न लोग हैं जिनको हम गोरा कहते हैं, गोरे वहां के, और जो हमारे लोग भी वहां के हैं, वहां बिल्कुल जो हम समझते हैं बच्चों को छोड़ देते हैं अपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहां बच्चों पर बहुत तवज्जो दी जाती है। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके घर का जो निजाम है, वो बच्चों के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए वहां जिन चीजों को हम बुराइयां कहते हैं, ठीक है, वहां वो मौजूद होंगी, लेकिन यह है कि जहां तक एक किरदार की तश्कील है जिसमें आदमी सच्चा बनता है, ईमानदार बनता है, कानून पर अमल करने वाला बनता है, उसके अंदर एम्पैथी होती है, ये चीजें उनके वालिदैन और उनके स्कूल का सिस्टम उनको इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो वेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, हमें अपनी रवायात के साथ जुड़कर रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी रवायात का पता ही नहीं है। अभी मैं और हम तीनों चारों हम बैठे हैं जो इस वक्त टीवी पर, और जितने लोग देख रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम में से कितने लोगों ने कम से कम एक दफा कुरान को मफहूम के साथ पढ़ा हुआ है। तो हम जहां अपनी मशरकियत और मगरिब की बुराइयां करते हैं, जो हमारी अपनी ओरिजिनल रूट है, उसको तो हमने पता ही नहीं है। कुरान को जो कि पूरी दुनिया के लिए नुस्खा कीमिया है, और ये बात बिल्कुल मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमने चूंकि उसको पढ़ा ही नहीं है, हमने उसको समझा ही नहीं है, इसलिए हम ना अद्धे तितर अद्धे बटेर हैं। वेस्ट की को गालियां देते हैं, उनको बुरा समझते हैं, और अपनी रूट के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसीलिए वो हमारे हालात हैं जो कि आजकल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, कुछ वालिदैन जैसे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा के या उनके ऊपर सख्ती करके रखते हैं कि वो बिगड़ ना जाएं या बुरी सोहबत इख्तियार ना कर लें, क्या ये उन बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखो बेटा, एक चीज है सख्ती, एक चीज है डिसिप्लिन। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सख्ती का मतलब यह है कि आप बच्चों को स्ट्रेस में रखें, बच्चों को इस बात का खौफ हो कि अगर ये किया तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा, और ये किया तो वालिदा येल करने लग जाएंगी, और अहम बात ये कि मेरी बेइज्जती करेंगी। किसी को थप्पड़ मारने में और किसी को डांटने में जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि बच्चे की इंसल्ट हो जाती है, और कोई भी शख्स अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो बच्चा भी हो। लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि सब लोग 8 बजे नाश्ते की मेज पर आएंगे, तो सब लोग आएंगे। अच्छा, सब लोग रात को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, अब्बा भी नहीं देखेंगे, अम्मी भी नहीं देखेंगी, बच्चे भी नहीं देखेंगे। इस नाम है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन पर अमल करके बच्चे खुश होते हैं, बच्चे उसको सख्ती नहीं समझते। तो प्लीज वालिदैन को यह समझने की जरूरत है कि सख्ती को रिप्लेस करना है डिसिप्लिन के साथ।
बच्चों का मिजाज और तरबियत सख्ती की वजह से ठीक नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन करने से ठीक होती है। बिल्कुल ऐसे ही सख्ती से नहीं जनाब, डिसिप्लिन को बरकरार रखना चाहिए। और डिसिप्लिन तभी बरकरार होगा जब घर के बाकी जो बड़े भी होते हैं ना, वो भी इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करें, तभी आप बच्चों को तलकीन कर सकते हैं या उनके ऊपर सख्ती कर सकते हैं। अच्छा दुरुसमीन, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बच्चों का कम होता जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे, उसको किस तरह बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पहले ये चीज़ घर से शुरू होती है। हमेशा द चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप अपने बच्चे को पहले तो आप उसको, जब तक आप उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे अपनी साइड से, तब तक वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप नहीं होगा। सेकेंडली, आप थोड़ा सा बच्चे को, हम हर चीज़ पे बच्चा कुछ कह रहे हैं हम कह देते हैं नो यू कैन नॉट डू दैट। तो आपने वो नो वाला फैक्टर थोड़ा सा कम करना है। बच्चे के साथ एक थोड़ी सी अपनी बॉन्डिंग बढ़ाएं, उसको बताएं, उसको एक्चुअली फैक्ट्स दें कि बेटा देखो ये वो चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, या वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, या जो भी आपके रीजंस हैं। हाँ, लेकिन उसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स दे दें साथ ही कि हम ये या ये कर सकते हैं, आप इन दोनों में से एक चीज़ पिक कर लो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, अब बच्चे को यहाँ पर हुआ ये कि आपने उसको डायरेक्टली नो नहीं कहा, लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया, साथ में आपने उसको दो ऑल्टरनेटिव्स दे दिए कि आप इन दोनों में से एक चीज़ पिक कर लें। अब उसको होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो मुझे दो चॉइसेस दे रहे हैं कि मैं इनमें से अपनी मर्जी की चीज़ पिक करूँगा। तो ये चीज़ जो है वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। फिर उसके अलावा आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाएं जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो उसके लिए सूटेबल हैं। तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो लर्न करता है। ऑब्वियसली बाहर का एक्सपोजर जो है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा तो इसी तरह से। बाकी आपकी सराउंडिंग्स में भी, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चे को किसी के सामने डांटेंगे तो वो इंसल्टेड फील करेगा, तो किसी के सामने डांटे नहीं, हमेशा प्यार से बच्चे को अलग साइड पे ले जाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को टैंट्रम थ्रो कर रहा है वो, या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो उसको साइड पे ले जाएं, लोगों से अलग करें, वहाँ जाके उससे बात करें कि क्या हुआ या क्या वजह है, उससे एक्चुअल रीज़न पूछें उसके उस मूड स्विंग का। एग्जैक्टली। अच्छा, वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो डॉक्टर साहब आपसे मैं एक जल्दी से इसका जवाब लेना चाहूँगी कि आजकल बच्चे बड़े ज़िद्दी हो गए हुए हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो गए हैं और ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बच्चों का कसूर है या हमारा कसूर है, जो बड़े होते हैं या जो वालिदैन हैं उनका ज़्यादा कसूर है? देखिए, जिद को ना आप तीन में तकसीम कर सकते हैं। तीन किस्मों का जिद होता है। एक जिद तो ये है कि जिसमें एक्चुअली बच्चा जिद नहीं कर रहा होता, पेरेंट्स जिद कर रहे होते हैं। अच्छा। मसलन बच्चा ये कह रहा है कि मैंने भिंडी नहीं खानी, और माँ कहती है नहीं भिंडी खाओ। तो एक्चुअली माँ समझ रही है बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा समझ रहा है कि माँ जिद कर रही है। तो एक तो जिद में देखना चाहिए कि ये जिद जो है वो बच्चे की जिद है या हमारी जिद है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ जिदें बहुत बिनाइन किस्म की जिदें होती हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होता। मसलन वो ये कह रहा है कि मैंने कुर्सी पे नहीं बैठना, मैंने इस पे बैठना है, तो वो बिनाइन सी जिद है, उसको मान लेना चाहिए। लेकिन वो जो इर्राशनल बच्चे की जिद है, उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को कन्वे किया जाए कि ये बात नहीं होनी। बच्चों के अंदर एक एबिलिटी पैदा करना टू एक्सेप्ट द नो, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से बताता हूं। मेरी पोती है जिसकी उम्र अब तकरीबन 2 साल के करीब। ठीक है जी, वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है जिसकी वजह से यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और दुरुसमीन आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।